हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर आपका शुरू कर रहे हैं, द नेम ऑफ विच इज़ एग्जिम्शन अंडर जीएसटी। जी हाँ, अभी तक मैं आपके लगभग सारे ही चैप्टर करा चुका हूँ जीएसटी के, जो सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस के लिए रेलेवेंट है। दो चैप्टर बाकी हैं, एक है एग्जामिशन और दूसरा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। एग्जामिशन का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। एग्जामिशन एग्जामिशन का मतलब कि ये गुड्स या ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। ये गुड्स या ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। एग्जेम्प्ट का मतलब कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ऐसा करती है कि जो चीज़ें गरीब लोग कंज्यूम करते हैं या नेसेसिटी चीज़ें हैं, हेल्थ केयर की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उसे जो है एग्जेम्प्ट कर देती है कि ये तो एसेंशियल है, बेसिक सर्विसेज है, बेसिक गुड्स हैं, इस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो उस पर जो है 0% पर टैक्स होता है, यानी कि वो 100% एग्जेम्प्ट होती है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? भाई राइट है सर, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात है बस, इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। किसने गाना गाया था? मेरे दोस्त ने, वो भी सी है। अच्छा, हाँ जी, तो एग्जामिशन में बस इतना ही पढ़ना है कि जो गुड सर्विसेज एग्जेम्प्ट है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसे दे रखा है टेबल बनाकर कि ये गुड्स की सप्लाई हुई, सर्विस की हुई, गुड्स की हुई, सर्विसेज की हुई, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे रखा है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया इन दो पर तो ना टैक्स नहीं लगता, ये एग्जेम्प्ट है। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई करा, आप इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। सिंपल है, आप इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, बाकियों पर लगाएंगे। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 एग्जामिशन की। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, पर आपको सिर्फ यही जानना है कि एग्जाम्प्ट होगा कि नहीं होगा। कोई लाइन बाय लाइन आंख बंद करके रटना नहीं है, बट अगर आपके सामने कोई चीज़ आ गई तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या ये एग्जामिशन में फॉल तो नहीं करती है, और अगर फॉल करती है तो उस पर आप टैक्स नहीं लगाएंगे। हालांकि देखा जाए तो एक एक एग्जामिशन का एंट्री नंबर है। करने को तो एंट्री नंबर याद किए जा सकते हैं, पर मैं उसके लिए आपको फोर्स नहीं करता, ना ही मैंने समरी बुक में लिखा है। आप चाहें तो अपना स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हैं, जिसमें डिटेल में पॉइंट वाइज लिखा हुआ है भैया कौन सा सीरियल नंबर पे या एंट्री नंबर पर ये वाली एग्जामिशन गिवन है। जो एग्जामिशन बार बार हमारे क्वेश्चन आंसर्स में रिपीट होगी, उसकी आप एंट्री नंबर याद कर सकते हैं। सबकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये एग्जाम्प्ट है या नहीं है, या ये पार्शियल एग्जाम्प्ट है या फुली एग्जाम्प्ट है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो अप टू अ सर्टेन लिमिट एग्जाम्प्ट होती है, और उसके ऊपर होने से जो है टैक्स बन जाता है। सेक्शन नंबर 2 47 में लिखा हुआ है। सेक्शन 2 क्लॉज 47 में लिखा है, ऑफ CGST एक्ट ऑब्वियसली एग्जाम सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। वही टैक्स तो लगेगा, पर 0% पर लगेगा। तो यार बात तो एक ही है ना, अगर टैक्स 0% पर लग रहा है दैट मीन्स वो एग्जाम्प्ट है। विच में बी होली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट और अंडर सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट। हर स्टेट के SGST एक्ट भी होते हैं, और जिस पर GST नहीं लगता उस पर डेफिनेटली यार CGST, SGST, IGST तीनों ही नहीं लगते हैं। हमने सिर्फ दो सेक्शन कोड करें क्योंकि आपके कोर्स में CGST और IGST है, SGST नहीं है, वो हर स्टेट का अलग एक्ट है, इसलिए SGST हम नहीं पढ़ते हैं। पर उसमें भी कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पशन लिखी होगी। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जैसे पेट्रोलियम, इसे भी एक तरह से हम एग्जाम्पशन ही मानते हैं, क्योंकि GST के दायरे में नहीं आते, भले इस पर एक्साइज लगे या कुछ वैट लगे, पर GST नहीं लगता है। बात चल रही है कि पेट्रोल को आप GST के दायरे में ले आओ, बट अभी तक लाया नहीं गया है। फर्दर एग्जाम्पशन कैन बी एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन कि 100% विदाउट एनी कंडीशन। एब्सोल्यूट का मतलब कि विदाउट कंडीशन, यानी सभी लोगों को लेनी पड़ेगी, आपके पास चॉइस नहीं है। और दूसरा है कंडीशनल, कि अगर आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो ही आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हैं। काइंडली नोट दैट GST पेड ऑन इनपुट यूज फॉर प्रोवाइडिंग एग्जाम्प्ट सप्लाई विल नॉट बी अलाउड एज ITC। काइंडली नोट GST पेड ऑन इनपुट यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एग्जाम्प्ट सप्लाई विल नॉट बी अलाउड एज ITC। वैसे तो डिटेल में जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में हमें जानना ही है, पर फिर भी एक आइडिया देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं उन्हें हम इनपुट बोलते हैं। जो भी आप सर्विसेज लेते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए भी सर्विस ली जा सकती है, IT की सर्विस ली जा सकती है, जॉब वर्क की सर्विस ली जा सकती है, तमाम सर्विसेज ली जा सकती है। और इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, इस पर जो भी आप टैक्स पे करते हैं GST का, यदि इनमें से आपने कुछ सामान एग्जेम्प्ट गुड्स बनाने के लिए, एग्जेम्प्ट सर्विस देने के लिए यूज़ करा, तो जितना यूज़ करा है उस पर जो GST बनता था, जो आप पे कर चुके हो, वो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट में नहीं डालेंगे, उसका आप क्रेडिट नहीं लेंगे। दैट मीन्स वो GST खराब हो जाएगा। मैंने 10,000 रुपये पे करे,
जो रॉ मटेरियल मैंने खरीदा उस पर 10,000 पे करे एंड 50% रॉ मटेरियल मैंने ऐसी चीज़ बनाने के लिए लगाया जो कि एग्जेम्प्ट होती है। तो जब मैं इसको बेचूंगा इस पर 0% टैक्स कलेक्ट करूंगा। अब ये नहीं हो सकता कि जो बाकी मैंने 50% टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करा है उस पर जब मैं GST कलेक्ट करता हूँ 15,000 तो उसमें से मैं पूरा 10,000 माइनस करूँगा। नहीं, मैं कहूँगा भैया ये मैंने जो भी सामान खरीदा उस पर मैंने 10,000 का GST पे करा था, इस पूरे का मुझे इनपुट मिलना चाहिए। पर क्योंकि मैंने 50% यूज़ कर लिया ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि एग्जेम्प्ट होते हैं, तो इसीलिए इसका 50% यानी कि 5,000 रुपये का क्रेडिट मेरा ख़राब हो जाएगा, इसका इनपुट मैं नहीं ले पाऊँगा। बाकी जो मैंने पे करा उस पर जो GST पे करा 5,000 का, उन प्रोडक्ट को मैंने यूज़ करा टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जब मैं टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाकर बेचूंगा और टैक्स कलेक्ट करूँगा तो 5,000 रुपये यहाँ पर माइनस भी कर पाऊँगा, उसका क्रेडिट भी ले पाऊँगा। इज़ दैट क्लियर माई फ्रेंड्स? इट्स सो सिंपल, नॉट सो डिफिकल्ट। गुड्स exempt फ्रॉम GST सेक्शन नंबर 11 ऑफ CGST एक्ट एंड सेक्शन नंबर 6 ऑफ IGST एक्ट 2017। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं गुड्स के, हालांकि आपके कोर्स में है नहीं, फिर भी एग्जाम्पल समझाने के लिए दे दिए हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ताज़ा फल स्टोर करके नहीं रखे जाते, सीधा खेत से आते आगे बिकते हैं। फूड ग्रेन सच एज व्हीट, खेती के जो प्रोडक्ट हो गए। अनब्रांडेड राइस, ब्रांडिंग कर बेचोगे टैक्स लगेगा सर, पैकेट में बेचोगे टैक्स लगेगा, खुली बेचोगे टैक्स नहीं लगेगा। सोयाबीन्स, खादी, सॉल्ट, हियरिंग एड्स, सुनने की मशीन, प्लास्टिक बैंगल्स, इंडियन फ्लैग, लाइव फिश, फ्रेश मिल्क, कर्ड, लस्सी, एग्स, न्यूज़पेपर, जर्नल, पूजा सामग्री। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर GST नहीं लगता है। अब बात करते हैं डिटेल में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिस पर GST नहीं लगता है। आई होप आपको पढ़कर बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमको तो बस यही जानना है कि अच्छा ये सर्विस पर टैक्स नहीं लगता है, दैट्स इट। अब अगर आप उसको 2 या 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपके मन में जो है वो चीज़ें उतर जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस चैप्टर से घबराते हैं, मैं आपको पहले आगाह कर रहा हूँ। इतना बड़ा चैप्टर देखकर भूल जाएंगे, अरे यार क्या याद करना है क्या नहीं करना। अरे प्लीज़ ऐसा मत करें यार, चीज़ों को फील करें। क्या ये नेसेसिटी चीज़ें हैं, ताज़े फल सब्जियां हैं, इसमें क्या पैसे कमा रहे हैं लोग, कमा लें अच्छी बात है, बट GST नहीं लगेगा। लोग की नेसेसिटी है भैया ताज़े फल सब्जियां खाना, अनब्रांडेड राइस खाना, सोयाबीन, खादी, खादी को वैसे ही प्रमोट किया जाता है। तो जैसे ही आप लिंक बिठाएंगे कि भैया ये तो नेसेसिटी है, सॉल्ट नेसेसिटी है, सुनने की मशीन नेसेसिटी है, इंडियन फ्लैग अपना देश का फ्लैग, उस पर टैक्स लगा देंगे क्या? तो कॉमन सेंस अगर ज़्यादा लगाओगे तो बड़ी आराम से ये चैप्टर हो जाएगा। बात करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज की, कि हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें एग्जेम्प्ट होती है। सारी नहीं होती बट काफ़ी सारी होती है। अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये चीज़ एग्जेम्प्ट है और ये नहीं है। कोशिश करूँगा कि 2 क्लासेस में हो जाए। अगर आप मेरा साथ देंगे और थोड़ी लंबी क्लासेस बनेगी तो हो सकता है हम इसको 2 ही क्लास में जो है पूरा कंप्लीट कर लें। बात करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज की बाय क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट। सर व्हाट आर क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, बताइए। अच्छा, डॉक्टर के क्लिनिक्स आपने देखे नहीं, मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं पता हमें। डॉक्टर के क्लिनिक्स होते हैं, उसको क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। एन ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और अ पैरामेडिक्स, तो कई क्लिनिक्स बने हुए हैं, कई मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनके क्लिनिक्स नहीं भी हैं पर वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फ्रीलांसिंग में करते हैं। या पैरामेडिक्स, पैरामेडिक्स का मतलब होता है ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उन्हें हम पैरामेडिक्स बोलते हैं। मेडिक्स यानी मेडिकल से आ रहा है और पैरा इसके आगे लगा दिया तो पैरामेडिक्स हो गया। ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, लैब असिस्टेंट। देखा जाए तो ये डॉक्टर नहीं है बट उनको असिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सब भी जो है हेल्थ केयर सर्विसेज में आते हैं, और ये जो सर्विस देते हैं ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है। अगर इस चैप्टर में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो उसे आप गूगल ज़रूर करें, क्योंकि एग्जेम्पशन में मान लेते हैं करीब करीब 50, 60, 70 चीज़ें ऐसी होगी जो आपको जाननी है कि एग्जेम्प्ट होती है। तो अगर कोई भी ऐसा वर्ड आ गया जो आपको क्लियर नहीं है, आप उसको गूगल कर विजुअलाइज कर सकते हैं इमेजेस पर जाकर। तो गूगल पे टाइप करा इमेजेस में गए, देख लिया अच्छा ये चीज़ एग्जेम्प्ट होती है क्या, योर टास्क विल बिकम सिंपलर। मैं एक चीज़ खोल के नहीं दिखा सकता, और वैसे भी इंटरमीडिएट लेवल पर, यार इंटरमीडिएट छोड़िए आप, इवन फाउंडेशन लेवल पर भी स्टूडेंट को स्पून फीडिंग नहीं करनी चाहिए। स्पून फीडिंग होता है कि बस ये कर लो बेटा आपका पेपर क्लियर हो गया, और स्टूडेंट भी वैसे आते हैं हाँ बस ये करने से पूरा होएगा ना सर, पूरा होएगा। CA बनना, आपको बनना है CA, हाँ जी। CA बनने के बाद कोई आएगा और बोलोगे अच्छा बस इतना कर लें तो फिर हो जाएगा क्या, तो नहीं होएगा, नई चीज़ करनी पड़ेगी, हमेशा नई चीज़ें आती रहेगी। दैट्स वाई इवन फाइनल में भी जाओगे क्लियर करना होगा तो खुद से सेल्फ स्टडी कर पाओ, उस काबिल आप इंटरमीडिएट लेवल में बन जाओ। सेल्फ स्टडी का मतलब ये कि भैया ये चीज़ें तो समझ ली है,
पर सिर्फ यही करनी है ऐसा नहीं है, ये चीज़ें तो करनी ही करनी है, दिस इज़ द बेस। अगर ये नहीं करेंगे तो हम आगे इमारत नहीं खड़ी कर पाएंगे। तो पहले तो ये हमें सब समझना ही है। बट अगर हमें कहीं पे दिक्कत लग रही है, किसी चीज़ के बारे में जानने की ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है, तो उसको हम गूगल करेंगे और गूगल कर अलग अलग उसके जो आर्टिकल्स हैं, उस पर जो क्वेश्चन आए या केस स्टडी है, उसे रीड करने की कोशिश करेंगे, भैया ये क्या कहता है। हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, बल्कि अपने स्टडी मटेरियल की पूरी रीडिंग भी लगाएंगे। और अगर उसके बाद हमें टाइम मिला तो हम क्वेश्चन आंसर्स की जितनी बुक से प्रैक्टिस हो सकती है हम करेंगे, भले वो किसी और टीचर की बुक हो, भले ही मेरी बुक हो, ICAI की बुक हो, कहीं की भी बुक हो भैया, हम डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से निकालेंगे, कहीं पर यूट्यूब से निकालेंगे, जो भी हमें मिला मटेरियल क्वेश्चन आंसर्स के लिए। देखिए, आपने मुझसे कॉन्सेप्ट समझ लिए, फिर आप कॉन्सेप्ट कहीं और से समझ रहे हैं, वैसा मत करिएगा। कॉन्सेप्ट आप एक ही टीचर से समझिए, और उसके बाद जो एडिशनल चीज़ें हैं उसके लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। भैया गूगल कर लिया, ये चलो हमने स्टडी मटेरियल में पढ़ लिया, किसी एडिशनल बुक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख ली, परफेक्टली फाइन। बट क्वेश्चन आंसर्स आप जितनी जगह से प्रैक्टिस करें वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना मैं करा रहा हूँ उसके बाद आपको उतनी ही सेल्फ स्टडी और करनी है। तो अगर मैंने आपको 101 पेजेस कराए हैं तो समझ लीजिए कि 101 पेजेस की एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी आपको करनी है, जो मैंने नहीं करा है। उस एंगल से चलेंगे तो आपकी मेहनत अच्छी होगी, आपको ज़्यादा चीज़ें जानने मिलेगी, और ज़्यादा पढ़ने से इतना तो रिटेन हो ही जाएगा, इतना तो रिटेन हो ही जाएगा, दैट इज़ असेंशियल टू क्लियर योर एग्जाम्स। एंड एट द लास्ट यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यहाँ लिखा हुआ है रेकी जो है, रेकी इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। रेकी क्या होता है? अब ये आपका होमवर्क है। अंधविश्वास होता है, कई लोग मानते हैं अंधविश्वास है, कई मानते हैं नहीं भैया, हो सकता है कि ऐसे भी इलाज हो जाए, जैसे कि एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूपंक्चर होता है, वैसे रेकी होता है स्पिरिचुअली, कि भैया ऐसे आप हील हो जाएगी, आपकी बॉडी नेचुरली हील हो जाएगी। तो अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। रेकी को रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं माना गया है। रिकॉग्नाइज सिस्टम में जो है एलोपैथिक, आयुर्वेदा, होम्योपैथी भी आता है, नेचुरोपैथी भी आता है, योगा, सिद्धा, यूनानी भी आता है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर एलोपैथी तो हमें पता है, एलोपैथिक मेडिसिन बहुत होती है, आयुर्वेदिक बाबा रामदेव जी, होम्योपैथी वो भी हमने काफ़ी सुना है, कई लोग लेते हैं। नेचुरोपैथी बिल्कुल ये नेचुरल वे में ट्रीट करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से ट्रीट करते हैं। नारियल पानी पीने के लिए बहुत बोलते हैं, पेठे के जूस के पीछे पड़े रहते हैं नेचुरोपैथी वाले, कि भैया आप 3 टाइम नारियल पानी पियो और पेठे का जूस पियो और सैलेड्स खाओ दोपहर में, उसके अलावा कुछ मत खाओ, आप अपने आप ही जो है ठीक हो जाएंगे। बस इनका यही सिस्टम होता है। योगा आप सबको पता है, बाबा रामदेव जी, मतलब आयुर्वेदा पतंजलि हो गया, और योगा बाबा रामदेव जी हो गए। सिद्धा यूनानी जो है वो आपको होमवर्क देता हूँ, गूगल करिए और जानिए ये कैसी मेडिकल प्रैक्टिस है, इससे कैसे इलाज होता है। ये आपका होमवर्क है सर। हाँ जी भाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना यार, मैं सिद्धा यूनानी का डॉक्टर नहीं हूँ ना। ये भी एक प्रैक्टिस होती है, ये भी एक स्ट्रीम होती है, जैसे कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी है। बट एक्चुअली में इसके अंदर क्या क्या होता है वो आप गूगल कर जान सकते हैं, और ये आपका होमवर्क है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ स्टडी। जानकर मुझे ये बताइएगा, अच्छा सर हमने ये जाना, सिद्धा यूनानी के बारे में ये जाना, और पढ़िएगा, इंटरेस्ट आएगा। और जब पढ़ेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा सिद्धा यूनानी के बारे में, तो पता लगेगा अच्छा, एक तो नॉलेज की नॉलेज हो गई, और दूसरा रिलेट कर लिया, अरे यार ये तो एग्जाम्प्ट होता है, ये ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिस है। हेल्थ केयर सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट। आजकल बहुत सारे खुल रखे हैं भैया, गंजे के सर पे बाल उगाने के लिए बहुत सेंटर खुले हुए हैं, तो अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, मुझे ब्यूटीफुल दिखना है, मुझे ब्यूटीफुल दिखना है भाई, मुझे भी हीरो बनना है, मतलब मुझे हीरोइन बनना है। अभी आया था एक, किसी ने अपना जो है फोरहेड को छोटा करा लिया, किसी ने अपना चेहरा गोल था उसको पतला करा लिया, बदले ने मोटा करा लिया। चलो भैया लगे जाओ होड़ पे, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाओ। ओ मेरी प्यारी प्यारी 2 आँखियाँ, मतलब यार यही इन्फ्लुएंसर का ज़माना चल रहा है। सोच रहे हैं लोग कि हम पॉपुलर हो जाएं, फटाक से पॉपुलर हो जाएं, टिकटॉक के वीडियो बना लें हम। मेहनत किसी को करनी नहीं है, अमीर फैमिली में जन्म हुआ नहीं है कि खूब सारे पैसे हों, तो चाहिए बहुत कुछ, अब है कुछ नहीं, तो क्या करें हम। एक है मेहनत का रूट जिसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं, और उसके बाद भी मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, इतने सारे सिंगर्स हैं उन्हें मौके नहीं मिलते हैं, इंडियन आइडल में मौके नहीं मिलते, या कहीं पर नाम कमाने का मौका नहीं मिलता है, तो इतना मेहनत करने के बाद भी कई लोग जो है बहुत आगे नहीं पहुँच पाते। तो लोग जो है शॉर्टकट रूट अपना रहे हैं कि चलो ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, कॉस्मेटिक करा लेते हैं, लीपापोती कर लेते हैं। आजकल वैसे भी बहुत सारी लड़कियां जो है, मतलब लड़के तो कहीं करते हैं, लड़कियां ज़्यादातर करती हैं यही, मतलब मेकअप वेकअप करके बस घूम रही है पूरे वर्ल्ड में इंस्टाग्राम पर। असली चेहरा देखो तो पता लगता है, अरे असली चेहरे में रहो ना यार,
क्यों इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो आप? हाँ, कोई पार्टी में जाना है, कोई फंक्शन है, तब तो डेफिनेटली, बट आजकल तो हर जगह ही कंपटीशन का ज़माना है। ठीक है भैया, कंपटीशन में जाइए, एटलीस्ट भगवान को शुक्र हम गुजार हैं कि हमें तो कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेल्थ केयर सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट करना है, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करानी है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ डन टू करेक्ट इंजरी, ट्रॉमा, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज़, कंजेनेटिकल डिफेक्ट्स। देखिए, कंजेनेटिकल डिफेक्ट्स यानी कि बाय बर्थ कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, या फिर कुछ एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है, या फिर कोई किसी का जल गया और जलने के बाद जो हो गया उसकी स्किन को रिप्लेस कर दिया, प्लास्टिक सर्जरी कर दी, दैट इज़ पॉसिबल। कोई इंजरी कॉज हो गई, इंजरी को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करिए, ठीक है, परफेक्टली फाइन। अदरवाइज अपने मज़े के लिए करोगे तो उस पर जीएसटी लगेगा। मज़े के लिए जीएसटी और नेसेसिटी है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आती है तो क्या फ्री में आती है क्या? एम्बुलेंस का नंबर डायल करोगे फ्री में आएगी क्या? पैसे लेगी सर, अपनी सर्विसेज के पैसे लेगी, पर जीएसटी नहीं लेगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कॉर्ड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विसेज इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन। देखिए, स्टेम सेल का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बाय बर्थ जब बच्चा पैदा होता है, बाय बर्थ कह रहा हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ स्टेम सेल्स उसकी बॉडी से निकाल कर, जो कि बोन मैरो में होते हैं, वो स्टेम सेल्स निकाल कर प्रिजर्व करे जा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे जो है कॉर्ड ब्लड बैंक बने हुए हैं, जो एक चार्जेस लेते हैं, लमसम अमाउंट लेंगे, 1 लाख रुपए ले लेंगे, 2 लाख ले लेंगे, और 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए जो भी है उसे प्रिजर्व रखेंगे, कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, बहुत ज़्यादा सही टेम्परेचर होता है उसके लिए, उसमें मेंटेन रखेंगे। मेरे एक दोस्त को उसका ऑडिट आया था तो मुझे पता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि अगर कल को कोई हादसा हो गया और कोई ऑर्गन को दोबारा बनाना पड़ गया तो आप ही की स्टेम सेल से उस ऑर्गन को दोबारा बनाकर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये स्टेम सेल का रोल होता है। दैट मीन्स ऐसी सेल जिससे कोई भी सेल्स बनाई जा सकती है, कोई भी ऑर्गन क्रिएट करा जा सकता है, हार्ट, किडनी, लिवर, कुछ भी, लंग्स वगैरह कुछ भी उससे क्रिएट हो सकता है आप ही का, क्योंकि आप ही की सेल है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आजकल लोग करवाने लगे हैं, करना भी चाहिए। सर्विसेज वाई वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। हाँ भैया, सिर्फ अपनी देखभाल करनी है, जानवरों की आपको कोई परवाह नहीं है क्या? है सर, वी आर डॉग लवर्स, आजकल लोग लिखते हैं। भाई, आई एम नॉट अ डॉग लवर। पहले इंसानों से प्यार करना सीख लें, फिर जानवरों से भी करेंगे। बट क्या करें, इंसान ने इतनी नफरत भर दी है कि लोग जानवर को ज़्यादा वफादार मानने लग गए। वेटरनरी क्लिनिक, जानवरों का इलाज करिए, कोई टैक्स नहीं है सर, कोई टैक्स नहीं। सर्विसेज दीजिए, कोई टैक्स नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर ऑन द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट और प्रोसेसेस इंसिडेंटल देयर टू। ब्लड सैंपल टेस्ट कराने जाते हैं, वो सिरिंज लगाता है, सिरिंज लगाकर ब्लड का सैंपल निकालता है, सिरिंज को डिस्ट्रॉय करता है, दैट इज कॉल्ड बायोमेडिकल वेस्ट। ऐसे बहुत सारे वेस्ट क्लिनिक्स और अस्पताल में निकलते हैं। उन क्लिनिक से बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट कर और उसको प्रॉपर ट्रीट करना, ऐसे ही नहीं भैया समुद्र में फेंक दिया, नॉर्मल डस्टबिन में फेंक दिया, नहीं सर, आपको उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है, डिस्पोज करना है एक पर्टिकुलर वे में, ताकि इन्फेक्शन बढ़े नहीं, इन्फेक्शन फैले नहीं। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी ही चीज़ें ना छोड़ नहीं सकते हैं। अगर वो वाला काम आप करते हैं ट्रीटमेंट करने का तो वो भी एग्जम्प्ट है। सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग and such other activities mentioned in Rehabilitation Council of India Act provided by rehabilitation professionals at medical establishment, educational institutions, rehabilitation centers established by center, state, union territory or entity registered under 12AA यानी कि charitable entity under Income Tax Act। संजू मूवी आपने देखी होगी। कौन सा गाना था संजू मूवी में? अरे संजू मूवी का गाना था ना भाई, संजू मूवी का गाना था ना, संजू मूवी सॉन्ग ये वाला था। हाँ, कर हर मैदान फतेह। परिंदा है तू,
तो क्या ती शमशीरें तो क्या। भाई इन भाई को इतने सारे ड्रग्स ले लिए इन्होंने, हमारे संजय दत्त साहब ने, जिसे रणवीर कपूर ने अपने पिक्चर में दिखाया संजू मूवी में कि उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजना पड़ा। ऐसा एक भी ड्रग नहीं था जो उन्होंने नहीं लिया हो, हर चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है, हर चीज़ एक्सपीरियंस कर ली। बताओ क्या करें। कोई बात नहीं, रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजें, वो वहाँ पे ट्रीट करेंगे, पैसे ज़रूर लेंगे पर टैक्स नहीं लगाएंगे। ये हुई आपकी सारी हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी महंगी वाली कॉस्मेटिक सर्जरी टैक्सेबल है और असेंशियल चीज़ें टैक्सेबल नहीं है, अगर एक लाइन में बात करनी हो। अब बात करते हैं एजुकेशनल सर्विसेज की। पढ़ाई जो है ना बहुत पवित्र चीज़ है, इससे एक इंसान का ज्ञान प्रकाश जगता है, और जब आपका ज्ञान प्रकाश जगता है तो उसके बाद आप में वो ताकत आती है कि आप इस दुनिया में रिफॉर्म ला सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। विदाउट एजुकेशन दिमाग रहेगा एक ढक्कन और आगे नहीं बढ़ पाओगे। विद एजुकेशन दिमाग बनेगा एक एसेट, क्रिएट होगी विजडम और आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। देयर फॉर एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन इज नॉट अबाउट लर्निंग थिंग्स, इट्स अबाउट थिंकिंग अबाउट वाई दीज थिंग्स आर मेंट लाइक इट इज़ राइट। ये ऐसा क्यों है, अगर उस बारे में सोचेंगे तो आपकी असली एजुकेशन मानी जाएगी। तो एजुकेशनल सर्विसेज हम भी दे रहे हैं भैया, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी दे रहे हैं, बट नहीं सर, ये आती है प्राइवेट सेक्टर में, इस पे लगता है जीएसटी। पर कब लगता है, जब टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होगा, नहीं तो नहीं लगेगा। बाकी जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है 12वीं तक पढ़ाते हैं, सीबीएसई में रजिस्टर्ड है, आईसीएसई बोर्ड में रजिस्टर्ड है, सरकारी जो बोर्ड बने हुए हैं उसमें रजिस्टर्ड हैं। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम रिकॉग्नाइज बाय लॉ इंक्लूडिंग अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज। सारे के सारे आ गए, डिग्री वगैरह भी आ गए, अपने स्टूडेंट को देते हो, फैकल्टी को देते हो, स्टाफ को देते हो, बट दे क्या रहे हो, दे आप एजुकेशन रहे हो। स्टाफ को भी दे सकते हो, फैकल्टी को भी दे सकते हो, सबको एजुकेशन दे सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो, दे दो, दे दो। कोर्स रिकॉग्नाइज्ड है, 12वीं तक कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, और डिग्री वगैरह भी कर रहे हो, वोकेशनल कोर्सेज भी कर रहे हो, सब कुछ जो है जीएसटी के दायरे से बाहर है। ये हुई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय। बाय और टू में फ़र्क होता है। ये है प्रोवाइडेड बाय, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं वो आपने देख लिया। दूसरा है टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे लिखी हुई निम्नलिखित सर्विसेज, तो उस केस में भी आप जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, जिसमें आता है स्टूडेंट की ट्रांसपोर्टेशन करना, फैकल्टी और स्टाफ की ट्रांसपोर्टेशन करना। क्या कभी आप अपनी स्कूल में घर से बस में गए हो अपनी स्कूल और वापस भी बस से आए हो? मैं तो गया था भैया, बाद में रिक्शा लगा लिया था, पर वो बस जो है स्कूल की नहीं थी, स्कूल ने किसी सर्विस ली थी, तो उस केस में जो है वो वाली सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। इवन आपका कैंटीन भी होता है, मिड डे मील भी होता है, और केटरिंग भी, फूड की भी सर्विसेज है, आप स्कूल को देते हैं, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। सिक्योरिटी और क्लीनिंग की, हाउस कीपिंग की सर्विस होती है, स्कूल की बिल्डिंग को एक क्लीन कर रहा होता है, बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वो वाली सर्विस भी स्कूल एम्प्लॉय नहीं करता उन बंदों को, बल्कि किसी की सर्विस लेता है, जैसे एसआई सिक्योरिटी हो गई, और उस केस में वो सर्विसेज के बिल पर भी जीएसटी नहीं लगता है। और सर्विसेज इन रिलेशन टू एडमिशन और टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, जी हाँ, आईसीए को भी जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट सर्विसेज देते हैं, बहुत सारी स्कूल सर्विसेज देती है, या फिर स्कूल को अगर अपना कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है और वो वहाँ पर नहीं करा सकते, कहीं और कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड देयर ट्रेनिंग कोर्स आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। ये नई बात इंसर्ट करी गई है, पहले नहीं होती थी। मेरे कई दोस्त हैं मर्चेंट नेवी में है, 5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, उसमें इंजरी भी हो सकती है, बट रेवेन्यू बहुत है और समुद्र में रहना पड़ता है। अब वहाँ पर रहने के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग होती है, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बने उसके लिए, और वो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसे भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। प्राइवेट आईटीआई क्वालिफाई एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इफ़। सर प्राइवेट आईटीआई क्या होता है? मैंने एक बंदे को रखा और उसका काम था वीडियो को एडिट करना। उसने कहा कि भैया मेरे कुछ दोस्त जो है वो आईटीआई कर रहे हैं। मैंने कहा आईटीआई ये क्या होता है? कह आपको नहीं पता आईटीआई होता है? मैंने कहा नहीं पता। कह रहे एक तरह की ऐसी एजुकेशन होती है जो आप जल्दी कर सकते हैं, 10वीं के बाद कर सकते हैं, और उसके बाद अगर वो कर लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं, आप ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट आपको एक डिग्री मिल जाती है, और उस केस में जो है आप बहुत सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो यही है प्राइवेट। अगर आईटीआई है प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गवर्नमेंट आईटीआई जो सर्विस दे रही है वो तो एग्जेम्प्ट ही होगी, हमेशा ही एग्जेम्प्ट होगी। बट अगर कोई प्राइवेट आईटीआई कोई इंस्टीट्यूट होता है, आईटीआई की फुल फॉर्म आप चेक कर लेना, वो भी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्वालिफाई होगा, एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्वालिफाई होगा। एक मिनट, आईटीआई की फुल फॉर्म मैं देख लेता हूँ क्या है। आईटीआई, आईटीआई इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा,
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नॉट सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, नॉर्मली लोगों के लिए, वो भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहेगा अगर प्राइवेट है तो भी, अगर एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय दीज ITI कर लेना भैया, इट कर लिया इसको, ITI इज़ अप्रूव्ड एज वोकेशनल एजुकेशन कोर्स एज डिफाइंड अबव। जैसे कि ऊपर बताया ना कि वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेज, स्किल बेस्ड कोर्सेज जो हैं उसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर कोई प्राइवेट ITI जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और वो अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी एजुकेशन जो है GST से बाहर रखी गई है। IIMs आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाउएवर IIM प्रोवाइड शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्सेज जो कि 1 साल से कम वाले होते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, उस केस में जो है GST लगेगा, बट 2 साल का जो प्रोग्राम है उस पर GST नहीं लगेगा, PGDM, तो इसीलिए जो है फीस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है लेस देन 1 ईयर वाले में। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल आप समझते हैं, ICAI की भी जर्नल आती है, स्टूडेंट जर्नल, periodicals to educational institute other than educational institute providing education up to 12th और providing vocational courses। तो ये एग्जाम्ट होगी, जी हाँ एग्जाम्ट होगी, लिखा हुआ है ना यहाँ पर। सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, जैसे कि भाई बुक्स को आप लेंड कर रहे हैं, पब्लिकेशंस, नॉलेज एनहेंसिंग कंटेंट किसी को किराए पर दे रहे हैं, उस पर कोई GST नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। तो भैया मेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, माउंट आबू स्कूल है, बड़ी फेमस है, ICAI के सेंटर पढ़ते हैं, IT का एग्जाम होता है तो भी यहीं पे होता है, बहुत सारे जो है ओलंपियाड्स होते हैं तो भी यहाँ पर होते हैं। तो उस केस में क्या है कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपनी जगह प्रोवाइड करने के लिए और साथ में एग्जामिनेशन कॉन्डक्ट करने के लिए वो देते हैं, साथ में उन्हें पैसे जो मिलते हैं उस पर GST वो चार्ज नहीं करते। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC, जी हाँ, सेक्टर स्किल काउंसिल SSC, असेसमेंट एजेंसी NSDC और SSC, मतलब इनकी जो है असेसमेंट एजेंसीज हो गई या ये खुद हो गए, एंड ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय NSDC और SSC। ये क्या होता है सर? अरे गूगल करिए, SSC के एग्जाम्स होते हैं, लोग लगे हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियोज़ कि भैया गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो भैया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला भाई? मैं CA कर चुका हूँ ना यार, लाइफ में यार इन्जॉयमेंट भी करनी होती है ना, या फिर बस एग्ज़ाम क्लियर करते जाओ, एग्ज़ाम क्लियर करते जाओ। कर ली भाई मैंने, CA कर ली, मतलब गंगा नहा लिया मैं, अब नहीं करना, मतलब करना है, इन्जॉय करना है, हाँ जी, पढ़ाई नहीं करनी है, जस्ट जोकिंग यार, पढ़ाई करूँगा जो मन करेगा, पढ़ते हमेशा रहना चाहिए, अच्छे बच्चे हमेशा पढ़ते रहते हैं। SSC और NSDC है और इसकी जो एजेंसीज हैं या ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, ये जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर कोई भी GST नहीं लगता है। सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज इम्पैनल्ड सेंट्रली बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय वे ऑफ असेसमेंट अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम। हाँ जी, सरकार आई, मोदी सरकार आई, उन्होंने कहा कि भैया हम स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव ला रहे हैं, हम स्कूलों में भी और वैसे भी स्किल डेवलप करेंगे अपने सभी लोगों के बीच में। कर लीजिए भैया, स्किल को डेवलप कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। क्या हो रही है हमें नहीं पता, बस हो रही है, हवा में हो रही है, ऐसा लग रहा है हो रही है, बट एक्चुअली मुझे नहीं पता क्या स्किल डेवलप हो रही है। तो अगर कोई स्किल डेवलपमेंट कर रहा है तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज दी जा रही है उस पर भी कोई GST नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बाय वे ऑफ ऑफरिंग स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज। गांव की इतनी महिलाएं हैं, उन्हें भी जो है काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपना छोटा काम धंधा गांव में शुरू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बहुत हैं, पैसा आता है बट वो गायब हो जाता है और कोई एक्चुअली में काम करता नहीं है। तो नाम के लिए स्कीमें बनी हुई है, बट अगर एक्चुअली में देखा जाए और इस स्कीम के तहत अगर कुछ आगे ज्ञान बांटा जाए तो जो गांव के लोग हैं उन्हें अच्छा खासा ट्रेनिंग देकर काम धंधे में लगाया जा सकता है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो वैसी सर्विसेज भी देना एग्जेम्प्ट है, उस पर भी कोई GST नहीं है। ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर। सर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या होती है? देखिए, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, बट इसके साथ कुछ डांस, कुछ म्यूज़िक, कुछ आर्ट, ये भी तो होना चाहिए। और मेरा तो रुझान थोड़ा सा इसी की तरफ है, क्रिएटिविटी की तरफ है, जहाँ पर आप पढ़ाई के अलावा बहुत चीज़ें करते हैं। पढ़ाई इज़ लाइक बाइनरी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये होगा तो ऐसे होगा, ये होगा तो ऐसे होगा, मतलब उसमें कुछ किसी को अच्छा लगना, कुछ फीलिंग्स और वो सब चीज़ें नहीं होती। पढ़ाई में कहाँ पर फीलिंग है? नहीं है सर, मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ बट है नहीं। बट आर्ट और कल्चर है या फिर स्पोर्ट्स हैं बाय चैरिटेबल एंटिटीज़, और चैरिटेबल एंटिटीज़ जो है इनकम टैक्स में उसका एक सेक्शन है 12AA, वहाँ पर अपने आपको रजिस्टर कर लेती है, जिससे कि उन्हें इनकम टैक्स की इनकम पर एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो इसलिए बार बार आप 12AA का सेक्शन देखते हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स की चैरिटेबल एंटिटीज़ हैं या फिर आर्ट या कल्चर का प्रोवाइड कर रही है, आर्ट्स और कल्चर,
तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जो है एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं, इनकी सर्विस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। ये आपकी बात हुई एजुकेशनल सर्विसेज की। इससे पहले बात हुई थी हेल्थ केयर सर्विस की। अब बात करते हैं लीगल सर्विसेज की। लीगल सर्विसेज जो है प्रोवाइड करी जाती है बाय फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट। भगवान से दुआ करें किसी का भी काम एडवोकेट से ना पड़े। एडवोकेट एंड डॉक्टर आर लाइक मुसीबत में जाते हैं और मुसीबत में फंसाते हैं। मतलब व्यक्ति जाएगा अगर उसको मुसीबत होगी तो, और जाने के बाद और मुसीबत में फंस जाएगा। पैसे के पैसे जाएंगे, इलाज भी नहीं होगा या फिर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बंदे की हेल्थ अच्छी है, अच्छा पैसा कमा रहा है, सीए के पास जाएगा, और सीए के पास जाएगा तो उसके पैसे बचेंगे और कैसे पैसे कमाए उसकी एडवाइस मिलेगी। तो इसलिए हमारा प्रोफेशन बड़ा अच्छा है यार, अच्छा लगता है कई बार। तो फर्म ऑफ एडवोकेट या फिर इंडिविजुअल कोई एडवोकेट है या किसकी फर्म है, उस केस में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, किसी दूसरे एडवोकेट को या फर्म ऑफ एडवोकेट को, जो कि खुद भी एक लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जो फर्म या एडवोकेट लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो किसी से सर्विस ले रही है या किसी अदर बिजनेस एंटिटी को भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या है, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी को छोड़कर किसी भी इंसान को यानी इंडिविजुअल वगैरह को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। और ऐसी बिजनेस एंटिटी को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो बिजनेस एंटिटी को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है क्योंकि उसका टर्नओवर कम है, इस वजह से उस बिजनेस एंटिटी को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी एग्जेम्प्ट कर दी गई है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट की कोई एंटिटी है, इन लोगों को भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन? लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? जिसकी खुद की अपनी एजेंसी, खुद एडवोकेट हो सकता है, उसकी फर्म हो सकती है। ये सर्विसेज अगर इन चारों में से किसी को प्रोवाइड करी जाती है तो उस केस में ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है, इस बार कोई जीएसटी नहीं लगता है। क्या सरकार को दे रहे हैं? सरकार को दे रहे हैं, किसी दूसरी एडवोकेट वाली फर्म को या एडवोकेट को दे रहे हैं, किसी पर्सन को दे रहे हैं जो बिजनेस एंटिटी नहीं है, और बिजनेस एंटिटी में भी जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है टर्नओवर की वजह से, उसको दे रहे हैं, तो कहीं पर भी जो है आपको जीएसटी नहीं लगेगा। इफ सीनियर एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस देन पॉइंट 2, 3 and 4 आर वैलिड ओनली। सीनियर एडवोकेट या फिर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ही सर्विस दे रहा है, उस केस में अगर वो किसी पर्सन को दे रहा है जो बिजनेस एंटिटी नहीं है तो एग्जेम्प्ट। अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जिस पर जीएसटी के लिए उसको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है तो भी एग्जेम्प्ट, और सरकार को दे रहा है, सरकार की अथॉरिटी ये एंटिटी को दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट। कौन लोग? सीनियर एडवोकेट एंड आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। दिस मीन्स कि यदि सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपनी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज किसी एडवोकेट को दे रहे हैं तो वो जीएसटी में आएगा, क्योंकि वो एक तरह से अपना बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल वो जो सर्विस दे रहा है किसी और लॉयर को, उस पर जीएसटी लगेगा। दिस मीन्स उस पर जीएसटी लगेगा। तो ये हुआ लीगल सर्विस का काम जाम। इसके बाद है आपकी एग्रीकल्चर सर्विसेज, और मुझे लगता है 3 क्लासेस में बनेगा। अगर मैं पेज नंबर गिनूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, भाई 10 पेजेस हैं भैया। तो 5 पेज कराऊंगा तो 2 दिन में होगा। मैंने एक कराया आपको, पहला पेज कराया मैंने आपको दूसरा नहीं कराया। मैंने आपको पहला कराया, मैंने दूसरा कराया। अब एग्रीकल्चर सर्विसेज करा रहा हूँ ना, उसके बाद ब्रेक ले लूँगा, फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा। तो आखिरी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का, कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें एग्जेम्प्ट होती है, और उसके बाद जो है आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर, लीगल सर्विस और एग्रीकल्चर सर्विस, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कवर हो जाएगा। बाकी सर्विसेज नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और आपका होमवर्क है कि जिस भी वर्ड में आप अटक रहे हैं, जिसकी क्लैरिटी चाहिए, तो उसको गूगल करिए और इन डेप्थ उसकी रिसर्च करिए। सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वे ऑफ, आप प्लांट उगा रहे हैं या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगा रहे हैं, किस प्रकार उगा रहे हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। By way of agriculture operation directly related to production of any agriculture produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection और testing। कुल मिलाकर बात यह है कि आप जो है एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, कल्टीवेट करना, और उसके बाद जब फसल उग जाती है तो उसको हार्वेस्ट करना, थ्रेशिंग, उसको सेपरेट करना, प्लांट की प्रोटेक्शन करना, और टेस्ट भी करते रहना कि भैया सारी चीज़ें जो है अप टू द मार्क है। जैसे कि सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी बनी हुई है, वैसे ही चीज़ों का टेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती होगी, इक्विपमेंट्स आते होंगे भैया। मैं एग्रीकल्चर फील्ड में बिजनेस नहीं करता तो मुझे नहीं पता कि एग्रीकल्चर कैसे होता है, इतना मुझे नॉलेज नहीं है, बट अगर करूँगा तो दिखा दूंगा। तो इस केस में जो है आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो एक्टिविटी एग्जेम्प्ट कर दी गई है, तो एग्रीकल्चर करिए, बनाकर बेचिए, उस पर कोई टैक्स नहीं है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर,
फार्म लेबर जो है सप्लाई आप कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी लेबर है और आप कहते हैं भैया अगर तुम्हें बंदे चाहिए अपनी लैंड पे काम कराने के लिए तो मैं अपने बंदे भेजूंगा, बदले में बिल ठोकूंगा, तो मुझे पैसे देना। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, लेबर सप्लाई करने का काम कर रहा हूँ, उसका बिल मैं दूंगा बट उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म इंक्लूडिंग, एग्रीकल्चर फार्म पर कई सारी चीज़ें होती है जैसे कि टेंडिंग, प्रूनिंग। व्हाट इज़ टेंडिंग इन एग्रीकल्चर? देखिए टेंडिंग का मतलब होता है कि आप उसकी टेक केयर कर रहे हैं। दूसरा वर्ड है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब कुछ प्लांट के पार्ट्स को सेपरेट कर देना जो कि सही नहीं है, मतलब जो ठीक नहीं है, अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना, उसे प्रूनिंग बोलते हैं। टेंडिंग का मतलब उसकी केयर करना। कटिंग का मतलब पूरा कट ही कर देना, मतलब कि हार्वेस्ट कर लेना, ड्राई भी करने का काम होता है। क्लीन, साफ सफाई करना, ट्रिम जैसे होती है चीज़ें। सन डाइंग, धूप में डाई करना है। फ्यूमिगेशन आप करते हैं। फ्यूमिगेशन का मतलब भैया आप जानवरों से बचाते हैं, क्योर करते हैं, उसको सॉर्ट अच्छे से करते हैं, ग्रेड करते हैं, फिर कई बार ठंडा भी करना पड़ता है, बल्क पैकेजिंग भी करनी पड़ती है। एंड सच लाइक ऑपरेशंस विच डू नॉट अल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट। यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इन एग्रीकल्चर इफ यू आर processing the agriculture produce and then selling it, then it will be chargeable to GST. But if you are processing it in such a way that is essential to sell it in the market, like आपने जो चीज़ बनाई है उसको आप ऐसे ही नहीं बेच सकते, एक पैकेज कर कर बेचना पड़ेगा, तो वो पैकेज आपने प्राइमरी पैकेज करा, ओके। और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप सीधा नहीं बेच सकते, उसको थोड़ा सा तो प्रोसेस साफ सफाई करके, थोड़ा साफ सफाई कर कर, सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर कर ही बेचना पड़ेगा, तो वो चीज़ें एग्जेम्प्ट है। पर अगर उस पर कोई प्रोसेस लगाकर कुछ और ही बना दिया और फिर पैकेट में लगाकर, पैकेट में लेबल वेबल लगाकर पूरा बेच रहे हैं, तो फिर वो जो है टैक्सेबिलिटी में आ जाता है। तो बेसिक ऑपरेशंस आर ऑलवेज एग्जम्प्ट। इवन अगर आप रेंट करते हैं, लीज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए मशीनरी या लैंड को भी अगर आप दे देते हैं, उस केस में भी पूरी तरह से वो एग्जम्प्ट रहता है। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट होता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट होती है। नाउ ये आपका होमवर्क है। लोडिंग अनलोडिंग तो आप समझते ही हैं भैया, आप वेयर हाउस है तो उसमें से आप कुछ उतारेंगे सामान, कुछ चढ़ाएंगे, कुछ पैकेज करेंगे, कुछ स्टोर करेंगे, ये चीज़ तो आप समझते हैं। बट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होती है, वो अगर आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज करी जाती है, उन्हें जो है हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस बोलते हैं जी। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, इसमें इवन अगर आप काउंसलिंग भी करते हैं, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस में आ जाता है। तो एग्रीकल्चर नहीं हो रहा बट उससे ही इर्द गिर्द उसकी आउटपुट बढ़ाने का आपको गाइडेंस देना है या फिर कुछ भी एक्टिविटी करनी है, वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस में आ जाती है। डिटेल में आप गूगल करेंगे, पेपर में आएगा तो सिर्फ इतना ही आएगा। सर्विसेज बाय एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। देखिए बहुत सारी ना कमेटी बनी होती है। होता क्या है कि हमारे जो फार्मर्स हैं, वैसे तो अभी फार्म बिल में भी अमेंडमेंट आ गई है, बट फिर भी जो हमारे फार्मर्स वगैरह हैं वो छोटे छोटे जो है लैंड पर जो है काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब वो काम कर रहे हैं जी, काम कर कर अपना जो है सामान उगा रहे हैं, ये सारा सामान जो है अगर वो अकेले अकेले बेचने जाएंगे तो अच्छा भाव नहीं ले पाएंगे। बट अगर उन्होंने एक कमेटी बना ली, मार्केटिंग कमेटी, तो कहेगी आपका जितना भी सामान है ना, हम आगे मार्केट अच्छे से करेंगे कि भाई ये हमारे पास फसल आई है, इतना बेचेंगे, कितना प्राइस दोगे, तो हम एक अच्छा प्राइस पॉइंट आपके लिए तय करेंगे और फिर हम आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए कमेटी बनाई जाती है। तो वो सर्विसेज जो है ये मार्केटिंग कमेटी इनको भी दे रही है और जो सामान खरीदेगा उनको भी सर्विसेज दे रही है। ये ऐसा कोई बोर्ड बनाया जाता है, उस केस में जो है कई बार कमीशन एजेंट भी होते हैं, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि भाई आपका प्रोड्यूस हम जो है आगे बेचेंगे, बदले में कमीशन लेंगे। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचना ही तो है, उसके लिए कमेटी बनाई है, बोर्ड बनाई, या फिर आपने कोई एजेंट रखा है, ये भी जो है जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ, चीज़ समझिएगा आप स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग कर रहे हैं किन किन चीज़ों की, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा। क्या है भैया कोपरा, क्या आता है कोपरा बोले तो, क्या होता है कोपरा? ड्राइड कोकोनट, कोपरा ये अच्छा ड्राई कोकोनट होते हैं कोपरा। सूखा नारियल कई बार पूजा में यूज़ में लिया जाता है, या घर में एक इंसान दूसरे को देता है, इवेंट रीति रिवाज पूरा करने के लिए, साथ में 100-200 रुपये भी पकड़ाते हैं, पैर वैर छूते हैं, वह पुराने टाइम पे लोग करते थे, मैंने देखा है। उसे कोपरा बोलते हैं, किसको? रीति रिवाज को नहीं, वो सूखे नारियल को बोलते हैं। शुगर केन, जैगरी, गुड रॉ वेजिटेबल, फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स सीड, खाना बहुत जरूरी है यार, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए होता है। फैटी बोलने से फैटी नहीं होता, बट फ्लैक्स सीड खाने से वो ओमेगा 3 आपको मिलता है, अदरवाइज वो फिश में होता है, नॉनवेज हम खाते नहीं है,
तो फ्लैक्स सीड ज़रूर खाइएगा। और जूट भी अगर आप बना रहे हैं तो भले वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, फिर भी वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होगा। इंडिगो अनमैन्युफैक्चर्ड टबाको, अनमैन्युफैक्चर्ड है सर, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू की खेती होती है, खेती कर ली, उसकी स्टोरेज कर रहे हैं आप। एक्चुअली में तंबाकू की खेती नहीं है, देखिए ऊपर कहीं भी जो है तंबाकू की खेती नहीं आई है, इसकी सिर्फ आप स्टोरेज कर रहे हैं ना, वो आया है। बीटल लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफ़ी एंड टी, ये सारी चीज़ें की स्टोरेज करना एग्जेम्प्ट है सर, वेयर हाउसिंग करना एग्जेम्प्ट है। रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस, रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। वो रियरिंग क्या होता है, आप एनिमल को चारा खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं तो उससे वो हुष्ट पुष्ट बनते हैं, हुष्ट पुष्ट बनने के बाद उनसे आप काम लेते हैं, उन्हें बेच देते हैं। हॉर्सेस को छोड़कर किसी की भी आप रियरिंग कर रहे हैं, फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल, तो क्या है ये, मतलब ठीक है चिकन की करते हैं रियरिंग, मार के खा जाएंगे, एनिमल को यूज़ करते हैं या फिर किस लिए, गाय के गोबर से फ्यूल बनाएंगे, किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं यार, खेतों में लेकर जाएंगे, तो वो एनिमल्स की जो रियरिंग कर रहे हैं वो रियरिंग एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट हॉर्सेस। कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क, जॉब वर्क का मतलब आपसे सामान लिया, उस पर आपने प्रोसेस कर वही सामान को वापस दे दिया। इन रिलेशन टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट की कल्टिवेशन से जुड़ा हुआ अगर कोई जॉब वर्क करा जाता है, जैसे कि जॉब वर्क ऑन पैडी टू मेक राइस, तो पैडी क्या होता है, पैडी से आप राइस बनाते हैं। देखिए पैडी क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ी अजीब चीज़ है, वैसे हैं चावल लगते हैं इसमें, पर ये पैडी से राइस बनाने का कुछ तो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन करना होगा, या जॉब वर्क को आप ये काम दे देंगे, तो काम जो उसने करा पैडी से राइस बनाया, उसमें से राइस अलग कर दी, तो अच्छी बात है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। और तमाम सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, राइस को अलग से लिख दिया, पहले नहीं लिखा, देखा जाए तो पहले भी लोडिंग अनलोडिंग आ रहा था, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में राइस नहीं है, राइस को अलग से लिखा है, क्यों, क्योंकि पैडी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आता है, जैसे मैंने आपको दिखाई, ये कुछ बनाया इन्होंने, खुल जा भाई, खुलना, खुल, हाँ, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये पैडी है, इससे राइस बनेगी, उस राइस पे भी कर दिया कि भैया ठीक है, उसकी लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज कर रहे हो, वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। कई बार प्री कंडीशनिंग करी होती है, प्री कूलिंग करते हो, राइपनिंग, राइपनिंग यार फल जो है ना, फूल से फल बनते हैं, फल बनते हैं तो उसमें अभी मोटे हो जाते हैं फल, फिर तो उसको तोड़ते हैं, तो प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। तो इतना जो सेब संतरे मिलते हैं, आम मिलते हैं भैया आपको खाने के लिए, तो उसका टेक केयर करना पड़ता है, रिटेल पैकिंग करना, उनका लेबल करना फ्रूट्स को, कई बार तो स्टिकर लगाकर बेचते हैं, आजकल सेब पर स्टिकर मैं देख रहा हूँ, सेब पे संतरे पर स्टिकर लगाकर आता है, कमाल यार, ब्रांड हो गया भैया उनका। वेजिटेबल्स विच डू नॉट चेंज और अल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, हाँ जी, और वेजिटेबल्स भी आ गए इसमें, तो बस ये सारी चीज़ें इसमें आती है। फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्यूमिगेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, फ्यूमिगेशन का मतलब पेस्ट को कंट्रोल करना है। एंड वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, देखिए आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो है अगर टिम्बर है तो टिम्बर को हटा दीजिए, और नॉन टिम्बर जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसकी वेयर हाउसिंग करना भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ जाता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आता है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। तो यानी कि कुल मिलाकर बात क्या हो गई कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाना या उसकी लोडिंग अनलोडिंग करना, वेयर हाउसिंग करना, या सप्लाई करना फार्म लेबर की, या फिर रेंट लीज पर दे देना, या आपको जो है कोई मार्केटिंग कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एजेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये जो तमाम चीज़ें हैं, पेस्ट कंट्रोल वगैरह आप कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, ये सब जो तमाम चीज़ें हैं एक बार पढ़ लेंगे और कुछ चीज़ें टाइप कर अगर विजुलाइज कर लेंगे तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हुई आपकी क्लास नंबर 1 एग्जामिशन की, 2 और हैं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और बाकी उसकी नेक्स्ट में मतलब कल जो है आपका दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा, और फिर लास्ट में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बचेगा, उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन यार क्वेश्चन आंसर्स तो करवाने हैं ना, करवाते जाऊँगा, डेली आकर अटेंड करते जाना जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कारम, जय हिंद एंड बाय बाय।